नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा 2 दिन पहले जब हमारे प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने अपने स्पीच में एक प्रॉब्लम के बारे में जिक्र किया था। इस प्रॉब्लम का नाम था Y2K। और उन्होंने अपने स्पीच में बोला था कि जब ये प्रॉब्लम आया था साल 2000 में, उस समय पूरे विश्व ने हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं उनकी बहुत सराहना की थी। हमारे देश के इंजीनियर्स ने काफ़ी मदद किया था इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए। तो इस वीडियो में जानेंगे कि Y2K प्रॉब्लम है क्या। बेसिकली Y2K का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। Y2K का फुल फॉर्म है, Y मतलब होता है ईयर, साल, और 2K जैसे कि आपने सुना होगा 1K 2K, इसका मतलब है 1000 2000। तो यहां पर जो प्रॉब्लम आया था 2000 में, जब हम नए सेंचुरी में जा रहे थे, तो इसका मतलब हुआ साल 2000, इसीलिए इसको बोला जाता है Y2K। तो काफ़ी कुछ जानने को है इस वीडियो में। ये प्रॉब्लम क्या था, इससे हमारे देश को क्या फ़ायदा हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में बाकी अपडेट्स और पीडीएफ के लिए आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और साथ में अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपका जन्म हो चुका था जब हम 2000 में एंटर कर रहे थे, नए शताब्दी में जब हम एंटर कर रहे थे? क्या आपका जन्म हो चुका था? अगर हो चुका था तो आप उस समय क्या कर रहे थे? लेट मी नो। काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम 2000 में एंटर कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह था पूरे विश्व भर में। जो लोग थे नए सेंचुरी का, नए शताब्दी का स्वागत करने में लगे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एप्रीहेंशन थे इसको लेकर। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं होने वाली है। और एक प्रॉब्लम थी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बग का। सॉफ्टवेयर बग का बेसिक मतलब होता है जो प्रॉब्लम है। बग को बेसिकली हम रिलेट करते हैं, जो बैक्टीरिया होता है आपके एंटर कर जाता है। लेकिन जब कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको हम सॉफ्टवेयर बग कहते हैं। तो यहां पर जो Y2K का बग था, बेसिकली Y2K प्रॉब्लम, तो इसको एक तरह से मिलेनियम बग भी कहा गया। मतलब कि पूरे शताब्दी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। बेसिकली ये प्रॉब्लम बहुत शॉर्ट में अगर आप समझिए, इसका मतलब है कि जितने भी कंप्यूटर हैं पूरे विश्व भर में, वो असक्षम थे। मतलब कि यहां पर वो पहचान नहीं पा रहे थे कि ये साल हम जब 2000 में एंटर करेंगे तो क्या ये 2000 में एंटर होंगे या फिर 1900 में एंटर होंगे। जी हां, जो कंप्यूटर्स थे वो असक्षम थे इसको पहचानने में कि जब हम 31 दिसंबर की रात के बाद, जब हम 1999 में जब हम 2000 में एंटर करेंगे, 1 जनवरी 2000 में एंटर करेंगे, तो क्या हम एक्चुअल में 2000 में एंटर कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम 1900 में एंटर कर रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर तो प्रोग्रामिंग से चलता है। जैसे चीज़ें आप रखोगे कंप्यूटर के अंदर, वैसे वैसे वो ऑपरेट करेगा। लेकिन हमने उस तरह की तैयारी नहीं की थी अच्छे से, जिसकी वजह से जो कंप्यूटर थे वो असक्षम थे। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा। देखिए, 1960s में क्या है कि जो कंप्यूटर बनाने की रफ्तार थी वो तेजी से बढ़ने लगी धीरे धीरे। लेकिन शुरुआती दौर में क्या था कि कंप्यूटर में जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है, मेमोरी की प्रॉब्लम है। आज के डेट में आप देखते हो कि मेमोरी की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आज तो हम MB में तो बात ही नहीं करते, आजकल हम GB और TB में बात करते हैं, ज़्यादातर जो कॉमन पीपल हैं वो भी। तो लेकिन उस समय क्या था कि अगर आपको KB का भी मेमोरी चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना होता था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेमोरी को स्टोर करना। यहाँ पर मैं बता दूं, 1 KB पर किलोबाइट की कॉस्ट अराउंड $100 होती थी। आप सोच के देखिए, इतना ज़्यादा महंगा। और आज के डेट में हम क्या बात करते हैं? MB की बात करते हैं, GB, TB, इससे कम तो हम बात ही नहीं करते। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो, इस तरह की बड़ी बड़ी मशीन्स हुआ करती थी स्टोरेज के लिए, जो आज हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं। लेकिन उसके पहले देखिए कितने बड़े बड़े मशीन्स हुआ करते थे इसको स्टोरेज के लिए। आपको याद होगा, जो आप बच्चे होंगे 1990s के जो किड्स हैं, उनको इस तरह की जो फ्लॉपी डिस्क है वो अच्छे से याद होगी। यहाँ पर जो छोटे छोटे फाइल्स होते थे, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल्स होते थे, उसको हम स्टोर कर सकते थे, मतलब बहुत छोटे वाले फाइल्स। लेकिन ये वाला आप डायग्राम देखिए, आजकल हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, टीबी की बात कर रहे हैं। मतलब कि ये सारी चीजें तो खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इनएक्सपेंसिव हो गया है, कॉस्ट कम हो गया है।
लेकिन 1960s में ऐसा नहीं था। 1960s में जो प्रोग्रामर्स हुआ करते थे, जो कंप्यूटर बना रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि जो कॉस्ट है, उसको यहाँ पर रिड्यूस किया जाए। तो एक तरह से 1960s में क्या किया, जो प्रोग्रामर्स हैं, उन्होंने कॉस्ट को कम करने के लिए एक तरीका निकाला कि जो डेट लिखा जाता है कंप्यूटर के अंदर, मतलब कि सपोज आज का डेट है यहाँ पर 15th ऑफ मई 15/05/2020, तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा भी स्पेस बचाते हो तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो प्रोग्रामर्स ने क्या किया, इसको कर दिया 15/05/20 कर दिया, मतलब लास्ट का ये जो 2 डिजिट है, ठीक है, 20, इसको कर दिया, और पहले का जो 2 डिजिट था इसको हटा दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, आप सोच के देखिए, 31 दिसंबर 1999 में जो कंप्यूटर में फीड होगा डेट, वो क्या होगा, 31/12/99। तो यहां पर तक तो ठीक है, लेकिन अब सोच के देखिए, जब हम नए शताब्दी में जा रहे हैं तो यहां पर ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 1 जनवरी 2000। तो यहां पर 00 आ गया, लेकिन कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि हम 2000 में जा रहे हैं। कंप्यूटर तो ये भी सोच सकता है कि हम 1900 में जा रहे हैं। कंप्यूटर को कैसे पता कि ये 20 है, क्योंकि हमने फीड ही नहीं किया इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। और इसी की वजह से ये जो प्रॉब्लम आ रही थी, हम पुराने शताब्दी से जो नए शताब्दी में जा रहे थे, इसकी वजह से यहाँ पर कई सारी दिक्कतें हो सकती थी। ऑल्दो यहाँ पर चीज़ें सॉल्व हो गई थी, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कई सारे प्रॉब्लम आ सकती थी। अब देखिए, 1960 के बाद से अगले 30-35 साल तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी भी ने नहीं सोचा कि जब हम नए शताब्दी में जाएंगे तो यहाँ पर जो कंप्यूटर में हमने लास्ट का 2 डिजिट ही लिया है ईयर का, उसको हमें चेंज करना चाहिए। किसी ने नहीं सोचा था ऐसा। और ये जो पूरा प्रोग्राम है कंप्यूटर का, वो पूरे विश्व भर में, चाहे जो गवर्नमेंट के कंप्यूटर्स होते हैं, चाहे एयरप्लेन्स हो गए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, टोस्टर से लेकर यूटिलिटीज से, हर एक चीज में जहां जहां कंप्यूटर यूज होता था, हम इसी फॉर्मेट में चलते थे, जैसे 15/05/20। ठीक है, ये जो 6 डिजिट का ये जो पूरा डेट था, इसी के हिसाब से चला जाता था। लेकिन पहली बार 1993 में एक मैगजीन है जिसका नाम है कंप्यूटर वर्ल्ड मैगजीन, उन्होंने इसके ऊपर सवाल रेस किया कि जब हम नए शताब्दी में जाएंगे, मतलब आप देख सकते हैं ठीक 7 साल पहले, 7 ईयर्स पहले ही यहाँ पर इस मैगजीन ने पहली बार इसके बारे में कहा कि अगर हम नए शताब्दी में जाएंगे तो एक तरह से डूम्स डे हो सकता है, मतलब कि पूरी दुनिया जो है वो तबाह हो सकती है, खत्म हो सकती है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा था, यहां पर क्या होता है ना कि पूरे विश्व भर में जितनी भी चीजें कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं, उनमें बहुत सारी दिक्कत आ जाती हैं। कंप्यूटर के अंदर जितना भी गवर्नमेंट का डेटा है, इंस्टीट्यूशंस का डेटा है, वो सारे खत्म हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर जो कंप्यूटर है उसको आप यूज हो सकता है नहीं कर पाओ। जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो वर्क करना बंद हो जाएंगे। बैंक रिकॉर्ड यहाँ पर वैनिश हो जाएगा। बैंक रिकॉर्ड कैसे वैनिश हो जाएगा, अब मैंने आपको बताया था 31 दिसंबर 1999 तक तो ठीक था, क्योंकि हम 2 यूज कर रहे थे वर्ड। लेकिन जैसे ही ये 00 बन जाता नए शताब्दी में, तो यहाँ पर हो सकता है बैंक रिकॉर्ड में जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो 100 साल का कैलकुलेट हो जाता। हो सकता है कि यहां पर जितने भी रिकॉर्ड थे वो 1900 में चले जाते, और जो पहले का पूरे 100 साल का रिकॉर्ड है वो खत्म हो जाता, क्योंकि कंप्यूटर क्या रीड कर रहा था, कंप्यूटर तो 00 रीड कर रहा था। उसको नहीं पता कि वो 2000 में जा रहा है या फिर 1900 में जा रहा है। इसकी वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल आप सोच के देखिए, यहां पर जितने भी एयरप्लेन्स चलते हैं उसको कंप्यूटर से लिंक किया गया है। अगर अचानक से डेट्स में गड़बड़ी आ जाए तो कई लोग का यह कहना था कि अचानक से जो ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है एयरप्लेन्स का, वो गड़बड़ हो जाएगा और आपस में प्लेन को समझ नहीं आएगा और अचानक से वो गिर सकते हैं, एक दूसरे से टक्कर भी हो सकती है। तो सोच के देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम पूरे विश्व भर में, चाहे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करिए, यूटिलिटीज की बात करिए, डिफेंस सिस्टम की बात करिए, जहां जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल था वो पूरी तरह से ठप हो सकता था, खत्म हो सकता था। लेकिन सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था। सिंपल था लेकिन बहुत ज्यादा टफ सॉल्यूशन था, क्योंकि यहां पर जितने भी कंप्यूटर हैं, आपको जो नए कंप्यूटर आ रहे थे उसमें तो यहां पर कर लिया, क्योंकि 1960 में तो बहुत ज्यादा महंगा था। अगले 30-35 साल तक उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो गई थी, और हर कंप्यूटर, जो नए कंप्यूटर आ रहे थे उसमें हम पूरा डेट लिखने लग गए, जैसे कि 15 यहां पर मई हो गया और 2020, तो जो पूरा डेट है वो लिखना हमने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो पुराने कंप्यूटर्स थे जो ऑलरेडी
इंस्टॉल्ड हो चुके थे। हर एक कंप्यूटर में जाकर आपको ये प्रॉब्लम फिक्स करनी थी, जो कि एक बहुत ही कठिन टास्क था। लेकिन फिर भी यहाँ पर यूएसए जैसे देश और यूके जैसे देशों ने आपस में सहमति जताई और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश की थी। और यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया गया? हर एक कंप्यूटर में जाकर जहां जहां आवश्यकता थी उसको ठीक किया गया और इंटरनेट के माध्यम से जिस भी तरह से यहां पर ठीक हो सकते थे कंप्यूटर, उसको ठीक करने की कोशिश की गई। रशिया जैसे देश ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनका मानना था कि शायद इसमें कुछ भी गड़बड़ ज्यादा नहीं होगा। और ऐसा अनुमान लगाया गया कि पूरा जो खर्च था इसको ठीक करने का करीब पूरे विश्व भर में वो 600 बिलियन डॉलर, सोच के देखिए 600 बिलियन डॉलर, उस समय की मैं आपसे बात कर रहा हूं, करीब 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब से पूरा इतना खर्च लगा था 5 सालों में। और जब हम नए साल में एंटर किए 31 दिसंबर 1999 के बाद से 1 जनवरी 2000 में जब हम एंटर किए तो सिविलाइजेशन कोलैप्स नहीं हुई, हम बच गए, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिले थे, जैसे कि जापान हो गया। जापान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे, अचानक से उसमें अलार्म बेल बजने लग गया था। ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं किया वहाँ का और उसकी वजह से अलार्म बेल बजने लग गए। जो मॉनिटरिंग सिस्टम होती थी रेडिएशन को कैप्चर करने की, उसमें प्रॉब्लम आ गई। साउथ कोरिया में जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ पर जो थर्मोस्टैट, जो टेम्परेचर नापने की चीज़ें होती हैं, उसमें प्रॉब्लम आ गई। ऑस्ट्रेलिया में बस टिकट मशीन्स वर्क करना बंद हो गई। यूएस के अंदर लॉटरी मशीन्स बंद हो गई वर्क करना। तो इस तरह के थोड़े बहुत प्रॉब्लम जरूर देखने को मिले थे। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा प्रॉब्लम था वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, इससे हमारे इंडियन इकोनॉमी को कैसे बूस्ट मिला? इतना बड़ा यहां पर इंडियन इकोनॉमी में कैसे बूस्ट आ गया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से? अब यहां पर अगर आपको याद होगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए यूएसए और यूके जैसे देशों को बहुत सारे इंजीनियर्स की आवश्यकता थी। बहुत सारे इंजीनियर्स चाहिए थे ताकि यहां पर जो प्रॉब्लम है उसको सुधारा जाए। यहां पर जो मैन पावर है उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और आपको तो पता ही है कि हमारे देश में अगर आप किसी मोहल्ले में चले जाओ, एक बार इंजीनियर चिल्ला दो तो यहां पर हर घर से एक इंजीनियर निकल के तो जरूर आ जाएगा। लेट मी नो अगर आप भी इंजीनियर हैं, किसमें इंजीनियरिंग की है। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे देश में इंजीनियर, और स्पेशली मैं बता दूं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जिस तरह से हमने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में खर्च किया था, आईआईटी हो गया, इस तरह के बहुत ही सस्ते दाम में और क्वालिटी इंजीनियर्स हमारे देश में थे यहाँ पर। और इसी के बाद से यहाँ पर जो बीपीओ आज के डेट में आप देखते हो, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर्स, इसी की वजह से ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से हमारे देश में इसका विस्तार बहुत तेजी से होने लगा। और स्पेशली जो इन्फोसिस और टीसीएस जैसे कंपनीज हैं, इनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी आ चुके थे। और हैदराबाद और बैंगलोर जैसे शहर यहाँ पर जो आईटी हब है वो बनने लगे। और अगर मैं आपको डेटा भी दिखाऊं तो 1998 में आईटी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था हमारे जीडीपी के अंदर, जितनी भी हमारी जीडीपी है इस समय 200 लाख करोड़ के आसपास, उस समय जितनी जीडीपी थी 1998 में, उसमें 1.2% ही यहां पर कंट्रीब्यूशन था आईटी का। लेकिन आप सोच के देखिए आज के डेट में जब हम जीडीपी की बात करते हैं, इसके अंदर 7 to 8% यहां पर हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है अकेले आईटी सेक्टर का। तो आईटी सेक्टर बहुत बड़ा जरिया है हमारे देश में रेवेन्यू सोर्स का। जो हम रेवेन्यू जो ट्रेड सरप्लस की बात करते हैं यूएस के साथ, ये आईटी सेक्टर बहुत बड़ा एक रीजन है। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जिस तरह से प्रॉब्लम आई थी 2000 में जब हम एंटर कर रहे थे, लेकिन हमारे देश ने उसको संभाला और पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना था उस समय, क्या हम भी आज के डेट में जो कोरोना वायरस का क्राइसिस है, क्या हम उसको इससे लिंक कर सकते हैं? क्या भारत भी एक तरह से यहां पर सपोर्ट कर सकता है पूरे विश्व को इससे उभारने में? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेट मी नो कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा प्रॉब्लम था Y2K का, आपको एक क्लियर कट जानकारी मिल गई होगी, ये बेसिकली था क्या और वर्क कैसे किया। अगर आप मेरा डेली यूपीएससी एमसीक्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। यहां पर मेरे कोर्स की डिटेल मिल जाएगी, सैंपल वीडियो भी मिल जाएगा। 1 ईयर और 2 ईयर वैलिडिटी के साथ आप इसको परचेज कर सकते हैं। 10 MCQ मैं करंट अफेयर्स बेस्ड डेली कराता हूं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए। यहां पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूं अपने स्टोरीज के अंदर, आप प्ले कर सकते हैं और वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।